हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री का दोस्तों चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में दोस्तों कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है, पहले वो देख लीजिएगा। देखिए, जो हमारा चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है, जिसमें केवल हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप सब पढ़ चुके होंगे। जब आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर होता है आपके बायोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसे बायो का मतलब आप सबको पता है लिविंग होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों टेक्निक या प्रोसेस। क्लियर? तो हम करें किसी लिविंग प्राणी को कैसे हम टेक्निक में यानी उसके किसी प्रोसेस में यूज करके उससे हम अपने यूजफुल की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बना सकते हैं, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। बिना किसी तरीके देखिए बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी देखिए, बायोटेक्नोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो क्या हो, जीवित हो, उनके सेल्स को या एंजाइम को, किसको, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को या एंजाइम को, साथ में डीएनए या आरएनए या उनके कंपोनेंट का उपयोग करके प्रोडक्ट या प्रोसेस डेवलप कर लेना, इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी किसी भी लिविंग प्राणी के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल, एंजाइम, डीएनए, आरएनए या उसके किसी भी कंपोनेंट का उपयोग करके हम अपने लिए क्या बना लें दोस्तों? प्रोडक्ट बना लें, कोई प्रोसेस डेवलप कर लें, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हमारे जो डिफार्मा में उसके रिलेटेड हमको क्या देखना है, हमको देखना होता है ड्रग कैसे बनता है, वैक्सीन कैसे बनती है, एंटीबायोटिक कैसे बनती है, साथ में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन में कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। यानी बायोटेक्नोलॉजी जो मेथड है, जो प्रोसेस है, इसका इस्तेमाल ड्रग के प्रोडक्शन में, वैक्सीन के प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, साथ में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ की पॉइंट की बात करें इसके दोस्तों, तो जैसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो होता है, ये क्या कहता है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मेसी कंबाइन को हम क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। एंशिएंट फार्म में जो होता है फर्मेंटेशन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों किण्वन या जिसको सड़ाने की विधि कहते हैं। जैसे हमारा ब्रेड बनता है, वाइन, शराब बनता है, साथ में योगर्ट बनते हैं, जो कि एक साउथ इंडियन का क्या है, एक ट्रेडिशनल क्या है, भोजन है। क्लियर? जो मॉडर्न फॉर्म है प्रेजेंट टाइम में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट के लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंडरस्टैंडिंग बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन द ड्रग डेवलपमेंट। जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है, क्या हमको अंडरस्टैंडिंग, हमको समझ देती है कि ड्रग का डेवलपमेंट कैसे होगा, वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे होगा और मॉडर्न थेरेपेटिक कैसे हो, यानी प्रेजेंट टाइम पे बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की बात करें इसके, तो एंशिएंट टाइम में देखिए क्या होता है। एंशिएंट टाइम में बायोटेक्नोलॉजी का यूज मानव के सबसे पहले फूड एंड ब्यूरेज बनाने के लिए किया गया था। यानी भोजन और पीने वाली वस्तुओं, पीने वाली चीज़ों को हम ब्यूरेज कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए पहले क्या होता था? बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। एग्जाम्पल के जैसे फर्मेंटेशन के माध्यम से ब्रेड बनाया जाता था, बियर बनाई जाती थी, वाइन बनाया जाता था, योगर्ट बनाया जाता था। ट्रेडिशनल मेडिसिन भी कुछ बनाया जाता है, जैसे हर्बल फार्मुलेशन हो गया है, प्रोबायोटिक्स हो गए। इन सबको भी बनाने के लिए हम पुराने समय में इसका यूज करते थे। क्लियर? इस दौर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज नहीं थी। इसके जब एंशिएंट टाइम में, पुराने समय जब हम इन सब को बनाते थे, लेकिन किस कारण ये सब बनता था, उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सब के बारे में उस समय हमको नॉलेज नहीं थी। लेकिन नेचुरल प्रोसेस का उपयोग किया जाता था, यानी इनको हम नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल करके इन सबको हम बना लेते थे। लेकिन ये बनती कैसे थी, इसके बारे में हमको पता नहीं था। प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आया फिर 1970 में, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। माइक्रोबियल एंड सेलुलर सिस्टम का उपयोग करके थेरेपेटिक प्रोटीन एंड हार्मोन प्रोड्यूस किए गए। क्लियर? क्या क्या प्रोड्यूस किए गए दोस्तों? प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो कि क्या करते थे? बीमारी को ठीक करते थे। साथ में हार्मोन प्रोड्यूस किए गए जो कि क्या करते थे? बीमारी को ठीक करते थे। किसको यूज करके? माइक्रोबियल एंड सेलुलर सिस्टम का उपयोग करके। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें, जैसे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन किया गया इशेरिशिया कोलाई। इशेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर दोस्तों रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन किया गया। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोडक्शन किया गया था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भी इस समय बनाया गया था। प्रेजेंट बायोटेक्नोलॉजी क्या है? आज के समय बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से ने पर्सनलाइज मेडिसिन एंड जीन थेरेपी को संभव किया। जीन थेरेपी मतलब होता है जीन के माध्यम से बीमारी को ठीक करते हैं, यानी जीन में कोई प्रॉब्लम हो, जीन में कोई एबनॉर्मलिटी हो तो
उस जीन को हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर। जैसे इसमें देखिए जीन थेरेपी फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है आप सबको पता होगा कि जीन की अदला बदली, जीन के डिलीशन या जीन की ओवर एक्टिविटी के कारण जो प्रॉब्लम होती हैं, तो उनमें क्या होता है जीन थेरेपी के माध्यम से उन जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, इसे वैक्सीन की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी का, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन को प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। साथ में बायो फार्मास्यूटिकल्स के रूप में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी को मेनली 4 ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। जो पहला ब्रांचेस है दोस्तों जिसको बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी, ये रिलेट करता है मेडिकल फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से। इसमें फोकस होता है ह्यूमन का हेल्थ अच्छा हो जाए, डिजीज को डायग्नोज कर दिया जाए, साथ में ड्रग का प्रोडक्शन किया जाए। एग्जांपल की बात करें रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ड्रग एंड थेरेपेटिक प्रोटीन का प्रोडक्शन इसमें किया जाता है। जो अगली ब्रांचेज है दोस्तों उसको बोलते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी इसमें क्रॉप इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि हमारी फसल को कैसे इंप्रूवमेंट दिया जाए, पेस्ट रेजिस्टेंस बना जाए, जिससे हमारी जो क्रॉप है, जो हमारी फसल है, उस पर कोई कीड़ा न लग जाए, यानी उसको पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना। एग्जांपल के लिए आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन होता है, साथ में गोल्डन राइस, जो गोल्डन राइस होता है जिसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसको अमेरिका ने पहले पेटेंट भी करा लिया था, फिर बाद में फिर क्या हुआ उसको इंडिया वापस लिया। ठीक, इसमें गोल क्या होता है दोस्तों, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा खेती हो क्या वो सस्टेनेबल हो और फूड की क्या हो दोस्तों, सिक्योरिटी हो। क्लियर। अगला जो इसमें ब्रांचेज है दोस्तों जिसको बोलते हैं वाइट इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, वाइट या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी करें बहुत लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं, जैसे बायोफ्यूल के लिए, इंडस्ट्रियल एंजाइम के लिए और बायोप्लास्टिक के लिए। गोल क्या है जिसमें दोस्तों इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन करना, कि क्या करना इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी ऐसे सब्सटेंस को बनाना जो कि क्या हो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो इन्वायरमेंट में जाके प्रदूषण कॉज ना करें और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव और क्या हो हमारे सस्ते होने चाहिए। क्लियर। अगला है दोस्तों ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों फोकस करता है मैरीन ऑर्गेनिज्म एंड एक्वाटिक सिस्टम का यूज। क्लियर। जैसे मैरीन ड्राइव ड्रग्स, जो हमारे समुद्रों से जो हमारी मेडिसिन निकलते हैं उस पर ध्यान देता है। एंजाइम फ्रॉम सीवीड, जो समुद्र में पाए जाने वाले जो वीड होते हैं, सीवीड जिसको बोला जाता है, उनसे निकलने वाले एंजाइम पर इस पर ध्यान दिया जाता है। गोल क्या है न्यू फार्मास्यूटिकल एंड बायो एक्टिव कंपोनेंट का डिस्कवर करना या उनकी खोज करना। बेसिक टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी, कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी होती हैं। क्या बेसिक टेक्निक होती हैं बायोटेक्नोलॉजी में, देखिए बायोटेक्नोलॉजी में कई बेसिक टेक्निक हैं जो ड्रग प्रोडक्शन के लिए, वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती हैं। पहला बात करेंगे दोस्तों माइक्रोबियल कल्चर टेक्निक। इसमें क्या होता है माइक्रोबियल को कल्चर किया जाता है। कल्चर का मतलब होता है उनको ग्रो कराना। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट को लैब में क्या किया जाता है दोस्तों, ग्रो कराया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे सिलेक्शन ऑफ माइक्रोब, सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म से हमको प्रोडक्ट चाहिए उसको पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल मीडियम, उसके बाद न्यूट्रिएंट एगार या ब्रॉथ ले लेंगे, यानी कहने का मतलब है हम उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए हैं उसको हम क्या करेंगे अगार या ब्रॉथ में उसको हम स्टेराइल कर लेंगे, यानी उसमें कोई भी दूसरे पैथोजन ना होने पाए। उसके बाद करेंगे इनक्यूबेशन, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मीडिया में डाल दिया जाता है। उसके बाद करेंगे इंक्यूबेशन, यानी प्रॉपर टेम्परेचर एंड कंडीशन में उसको ग्रो करते हैं। क्लियर। गोल क्या है दोस्तों इससे एंटीबायोटिक का और प्रोबायोटिक को और एंजाइम का प्रोडक्शन करना। क्लियर। अगला क्या है जो इसमें फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये कौन सा टेक्निक है, देखिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लार्ज स्केल पर यूज करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, जैसे सबमर्ज फर्मेंटेशन, इसमें माइक्रो जो होता है लिक्विड में, मीडियम में क्या होता है अंदर होता है। जैसे वो अगला क्या है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, इसमें माइक्रोब क्या होता है सॉलिड मीडियम में होता है। प्रोडक्ट की बात करें इससे कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है तो इससे एंटीबायोटिक हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं। ड्रग एंड थेरेपेटिक एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, यानी जिस भी हमको
जिस भी हमको प्रोडक्ट जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए, पहले वहाँ से क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर स्पेसिफिक जीन क्लोनिंग कर लेंगे, उसके बाद वेक्टर में उसे इंसर्ट कर देंगे। वेक्टर क्या होता है, एक मीडियम होता है, एक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे। क्लियर। होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इंट्रोड्यूस कर लेंगे। क्या होता है होस्ट सेल वो सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं, अपने अंदर ग्रो कराते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इस्चेरेसिया कोलाई, जैसे समझिए, जैसे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो है, जो इसका डीएनए होगा, क्या होगा, डीएनए आइसोलेशन होगा। क्लियर। तो उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, हम एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर के माध्यम से फिर क्या करेंगे, इस्चेरेसिया कोलाई। इस्चेरेसिया कोलाई यहाँ पे क्या है दोस्तों, होस्ट सेल है। क्लियर। तो इस्चेरेसिया कोलाई के अंदर इसको हम क्या करेंगे, ग्रो करा देंगे। की टूल्स इसमें क्या होता है, रेस्ट्रक्शन एंजाइम होते हैं जो इस डीएनए को कट करते हैं, लाइगेज एंजाइम होते हैं जो कि इसको जोड़ते हैं, प्लाज्मिड होते हैं जो वेक्टर का काम करते हैं, पीसीआर जो होते हैं इसको जीन क्लोनिंग में मदद करते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है जो इसको मल्टीपल इसकी कॉपी बनाते हैं। क्लियर। इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, इसके थेरेपेटिक प्रोटीन, वैक्सीन एंड जेन थेरेपी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सेल कल्चर टेक्नोलॉजी या टेक्निक। एनिमल प्लांट सेल को कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो करना होता है। प्राइमरी कल्चर क्या होता है, सेल डायरेक्टली फ्रॉम टिश्यू, यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, सेल को डायरेक्टली टिश्यू से निकाल लेते हैं। सेकेंडरी कॉन्टिन्यूस लाइन सेल लाइन में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको कल्चर किया जाता है। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी कल्चर एंड सेकेंडरी कल्चर। एप्लीकेशन की बात करें तो वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन के लिए और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। आगे है एंजाइम टेक्नोलॉजी। एंजाइम टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीएज, प्रोटीन डाइजेशन एंड डिटर्जेंट। एमाइलेज एंजाइम यूज किया जाएगा स्टार्च कन्वर्जन के लिए। लाइपेज एंजाइम यूज किया जाता है फैट डाइजेशन के लिए और ड्रग सिंथेसिस के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इफिशिएंट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, इको फ्रेंडली प्रोसेस में इनके योगदान देते हैं। अगला है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस दोस्तों लास्ट स्टेप होता है फर्मेंटेशन या सेल कल्चर से प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना या प्यूरिफाई करना। ये क्या करता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, यानी जब हमारा प्रोडक्ट बन गया है तो उस प्रोडक्ट को लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसे क्या करेंगे दोस्तों, उसे प्यूरिफाई करेंगे। इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इसमें क्या करें, सेपरेशन ऑफ सेल या बायोमास, प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन करेंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट होगा उसको बाहर निकालेंगे, उसे प्यूरिफाई करेंगे और फार्मुलेट करके, यानी टैबलेट इंजेक्शन सॉल्यूशन में उसे क्या करेंगे, फार्मुलेशन कर लेंगे। प्योर ड्रग प्रोड्यूस स्टेरलाइजेशन, स्टेराइल इंजेक्टेबल प्रिपरेशन को बनाना क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। क्लियर। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मेसी। फार्मेसी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या योगदान है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी ने मॉडर्न फार्मेसी और थेरेपेटिक में रिवोल्यूशन ला दिया। नीचे इसके कुछ मुख्य एप्लीकेशन दिए गए हैं, जैसे ड्रग प्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के माध्यम से ड्रग को प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया गया है डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया गया है ग्रोथ डिसऑर्डर के लिए। इरिथ्रोपोइटिन बनाया गया है एनीमिया को ठीक करने, एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए। वैक्सीन डेवलपमेंट में भी इसका योगदान होता है। सेल माइक्रोब और जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके वैक्सीन को तैयार किया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आया है, क्लियर, जो कि रिकॉम्बिनेंट ईस्टर सेल से बनाया गया था। और एचपीवी का वैक्सीन जो है वायरस लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं, ये बनाया गया था एचपीवी, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्लियर। इंपॉर्टेंस बात करें तो सेफ होते हैं, इफेक्टिव होते हैं और स्केलेबल प्रोडक्शन होते हैं, लार्ज स्केल पे इनको प्रोडक्शन किया जा सकता है। जीन थेरेपी के लिए भी इनका एप्लीकेशन है। इनका जीन थेरेपी में भी, यानी डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करना है, रिपेयर करके जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वायरल वेक्टर टेक्निक होता है, यानी सी और उसके बाद क्या है CRISPR Cas9, ये भी क्या होते हैं, इसके टेक्निक होते हैं जिसके माध्यम से हम जीन जो डिफेक्टिव जीन है उसे क्या करते हैं, उसे हम ठीक करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसकी एक बीमारी होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है दोस्तों, कमज़ोर हो जाती है, जो कि सबसे पहले 4 साल के बच्चे में देखा गया था बीमारी है एस्केड। क्लियर। तो जो है जीन थेरेपी के माध्यम से इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में भी इनका एप्लीकेशन है, यानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा आइडेंटिकल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, जैसे कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल किया जाए, ऑटो इम्यून डिजीज में इस्तेमाल किया जाए और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। जैसे आता है एलाइजा का एक किट होता है दोस्तों, जो हमारे HIV वायरस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और एलाइजा का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्लियर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर, आगे है डायग्नोस्टिक के लिए। डायग्नोस्टिक के लिए देखिए फिर यूज किया जाता है, कभी कभी इन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड टूल से इरली डायग्नोस संभव, जैसे पीसीआर होता है जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें दोस्तों डीएनए को डिटेक्शन किया जाता है। उसके बाद एलाइजा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद डीएनए प्रोब्स होते हैं जो जेनेटिक म्यूटेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अगला है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या हो रहा है, मिसिंग या डिफेक्टिव एंजाइम को क्या करना है, रिप्लेस करना। जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर में एंजाइम थेरेपी संभव होता है। क्लियर, स्टेम सेल थेरेपी होता है, जैसे अनडिफरेंशिएट सेल का यूज करके टिश्यू रीजनरेशन और डिजीज ट्रीटमेंट करना इससे संभव होता है। जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, आगे बात करेंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। नैनो बायोपार्टिकल्स और लिपोसोम का यूज करके कंट्रोल रिलीज या टारगेटेड थेरेपी दिया जाता है। कंट्रोल रिलीज मतलब जितनी मात्रा में चाहेंगे उतनी मात्रा में क्या होगा, दवा रिलीज होगा। जिस जगह चाहेगा जिस साइट पे हम चाहते हैं दवा क्या हो, जाके अपना काम करे, उस साइट पे, उस टारगेट साइट पे जाके दवा अपना काम करेगा। उसको बोलते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि आप फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 7 में पढ़े होंगे। आगे बात करेंगे एडवांटेज एंड लिमिटेशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एडवांटेज की बात करें तो हाई स्पेसिफिक एंड एफिशिएंसी होता है इन बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम, जो एंजाइम बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन लेवल को ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी होता है, यानी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन और सेल कल्चर बड़े पैमाने पर ड्रग एंड वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में ट्रेडिशनल केमिकल प्रोसेस की जगह माइक्रोब एंजाइम यूज होते हैं, जैसे बायोप्लास्टिक बायोफ्यूल यूज किए जाते हैं, जो कि हमारी इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, कोई भी प्रदूषण कॉज नहीं करते हैं। अगला क्या है, फास्टर ड्रग डेवलपमेंट, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से न्यू ड्रग जल्दी डेवलप हो जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, यानी लार्ज स्केल पर माइक्रोबियल प्रोडक्शन, ऑटोमेशन से प्रोडक्शन जो कॉस्ट होता है, जो उसका पैसा होता है, क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड जीन थेरेपी, पेशेंट के जेनेटिक प्रोफाइल के अनुसार उसको ट्रीटमेंट उसको पॉसिबल हो सकता है, उसके जेनेटिक प्रोफाइल के अनुसार उसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लिमिटेशन, इसमें कुछ लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज हैं, जैसे एथिकल इशू, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, क्लोनिंग, स्टेम सेल में एथिकल कंसर्न लेना बहुत जरूरी होता है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बायोटेक लैब्स इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, यानी शुरुआती दौर में आपको पैसा ज़्यादा लगेगा। रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कल्चर एंड सेल कल्चर कंटामिनेशन से क्या होता है, रुइन हो सकते हैं, यानी वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। अनइंटेंडेड इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी जीएमओ क्रॉप्स एंड जीएमओ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्लियर, तो या रिलीज माइक्रोब से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है इसके, देखिए पर्सनलाइज मेडिसिन और फार्माकोजिनोमिक्स में पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग एंड ट्रीटमेंट प्लान डेवलप होंगे। और क्या हो सकता है, स्टेम सेल थेरेपी और रीजनरेटिव मेडिसिन बनेंगे, साथ में टिश्यू रीजनरेशन एंड ऑर्गन रिप्लेसमेंट पॉसिबल हो सकेंगे। यानी ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के क्या होता है, फ्यूचर में अगर ऐसा बायोटेक्नोलॉजी अगर आता है तो ये सब चीज़ें हो सकते हैं। क्लियर, इसी के साथ दोस्तों तो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है। अगले चैप्टर में मिलेंगे दोस्तों, चैप्टर नंबर आपके 12 में। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और जहां आपको न समझ आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।